गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए की संरचना, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है और डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने देखा और जो डीएनए का मॉडल है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, ठीक, और कैसे प्रस्तुत किया। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक बात और आपको हम इम्पोर्टेंट बता दें कि जो आज हम स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहे हैं ये आपका जो होता है बी डीएनए। जैसे डीएनए कई प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो ये डीएनए कई प्रकार के होते हैं। तो उनमें से जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो बी डीएनए प्रस्तुत किया था, ठीक। तो हम आज आपको बी डीएनए का ही स्ट्रक्चर बताएंगे और संसार में मोस्टली जितने भी जीवधारी हैं सब में बी डीएनए ही पाया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ भी चुका है कि सब संसार के सबसे ज़्यादा जो है जीवों में कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो बी डीएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए, ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में वीडियो को आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं रोसेलिड एक वैज्ञानिक है, कौन कौन से, रोसेलिड, फ्रैंकलिन और विल्किंस, तीन वैज्ञानिक, रोसेलिड, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने सन 1951 में एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक। इंग्लिश में से क्या करें, विवर्तन को क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। तो एक्सरे विवर्तन फोटोग्राफों की सहायता से डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना, इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का पता लगाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये किसने पता लगाया कि जो डीएनए होता है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। तो डबल स्टैंडर्ड अर्थात जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया, तो रोसेलिड, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने 1951 में एक्सरे विवर्तन की सहायता से, ठीक, ये पता लगाया कि जो डीएनए होता है वो दोहरी कुंडली संरचना का होता है। मतलब डीएनए में जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे पहले किसने पता लगाया, तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने लगाया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना का एक त्रिविमीय मॉडल प्रस्तुत किया है। इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, अर्थात शॉर्ट में क्या बोलेंगे 3D। तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना, जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका मॉडल बनाया, ठीक। उसका एक मॉडल बनाया, किसने बनाया, वाटसन और क्रिक ने बनाया। और वो मॉडल कैसा था, 3D था, अर्थात 3 डायमेंशनल था, मॉडल प्रस्तुत किया। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई साइंटिस्ट की बात। आगे डीएनए 2 प्रतिसमांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, डीएनए 2 प्रतिसमांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। मतलब जो डीएनए होता है वो डीएनए 2 प्रतिसमांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अब यहां से पहले हम चित्र देख लें। अभी तो हमने साइंटिस्ट के विषय में जान लिया कि किसने कौन सा काम किया है। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो देखिए यहां पर 1 और 2, डीएनए में कितने आपको सूत्र दिखाई दे रहे हैं, कितने भी धागे दिखाई दे रहे हैं, तो 2, 1 और 2, ठीक। कैसा लग रहा है कि जैसे 2 धागे आपस में लिपटे हुए हों, ठीक। और इन दोनों धागों को बोलते हैं डीएनए का द्विकुंडलन, मतलब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें जो एक कुंडलन है, अर्थात जो इसका एक कुंडलन है, जिसका जो एक घुमाव है, उसके एक घुमाव की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और इसका जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसमें एक कुंडलन में, जो एक कुंडलन होता है उसके एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आपके सामने 8 लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डीएनए मुड़ा हुआ है, अर्थात जो इसका एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो इसके पीछे होता है, जो हमें वो दिखाई नहीं देता है।
तो हमको 4 तो सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5वां जो होता है वो इसके पीछे होता है, क्योंकि ये डीएनए मुड़ा हुआ होता है, कुंडलित होता है। तो इसमें 10 हैं। तो देखिए, जब इसका व्यास, एक कुंडल का व्यास 34 एंगस्ट्रॉम है, तो एक कुंडल में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने नाइट्रोजन? 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो एक के बीच की दूरी कितनी हो गई? 34/10, क्योंकि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसके एक कुंडल की लंबाई जो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो इसके एक बीच की दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अर्थात 2 नाइट्रोजन बेसों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गए, क्योंकि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए एक के बीच की दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब एक जो धागा है, मतलब जो एक सूत्र है, वो एक सूत्र की जो दिशा है वो है 5 से 3 दिशा। दूसरी दिशा कौन सी है? 3 से 5 दिशा। मतलब जो एक डायरेक्शन होगी उसकी उल्टा दूसरी डायरेक्शन होगी। अगर ये 5 से 3 है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3 से 5 हो जाएगी। लेकिन अगला प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि ये 5 से 3 क्यों है और ये 3 से 5 दिशा क्यों है? अब हम इसको देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये हो गई आपकी केमिकल स्ट्रक्चर। बनाना आपको दोनों है। ठीक, देखिए, ये है आपकी पेंटो शर्करा, क्योंकि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, पेंटो शर्करा और नाइट्रोजन बेस। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो देखिए, जो पेंटो शर्करा है, पेंटो शर्करा में ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। और देखिए, यहां पर O जुड़ा होता है, इसलिए यहां पर कार्बन नहीं होगा, इसका 5वां कार्बन यहां पर होता है। तो देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए। आपका जो फास्फोरस है, फास्फोरिक अम्ल है, जो आपका फास्फोरिक अम्ल है वो किस कार्बन से जुड़ रहा है? 5वें कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक, इस प्रकार से जो आपका अंतिम फास्फोरिक अम्ल है वो कौन से कार्बन पर जुड़ रहा है? तीसरे कार्बन पर जुड़ रहा है। तो देखिए, पहला कार्बन किस पर, जो पहला फास्फोरिक अम्ल है वो किस पर जुड़ रहा है? 5वें कार्बन पर। जो अंतिम फास्फोरिक अम्ल है वो किस पर जुड़ रहा है? तीसरे कार्बन पर। तो इसकी दिशा क्या हो गई? 5 से 3 हो गई। ठीक, इसीलिए इसको दिशा कह दिया 5 से 3, क्योंकि जो इसका फास्फोरिक अम्ल है वो 5वें कार्बन पर जुड़ रहा है और जिसका अंतिम फास्फोरिक अम्ल है वो तीसरे कार्बन पर जुड़ रहा है, इसलिए इसकी दिशा कैसी हो गई? 5 से 3 हो गई। अब इसको देखते हैं। देखिए, यहां पर 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन। तो देखिए, हमारा पहला फास्फोरिक अम्ल कौन से कार्बन पर जुड़ा है? तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। जो अंतिम फास्फोरिक अम्ल है वो किस पर जुड़ा हुआ है? 5वें कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? 3 से 5 हो जाएगी। अब आपको पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन 3 से 5 क्यों है और उसकी डायरेक्शन 5 से 3 क्यों है। अब दूसरा बात, इसमें जो नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं, वो नाइट्रोजन बेस जो जुड़े होते हैं वो पेंटो शर्करा के पहले कार्बन पर जुड़े होते हैं। देखिए, ये पहला कार्बन और ये पहला कार्बन। ये अब देखिए, अगर हम इसको सीधा बनाते तो यहां पर पहला कार्बन कहां लाते? पहला कार्बन तो उधर होता है। ठीक, इसीलिए एक स्ट्रक्चर को पहला, क्योंकि दूसरी दिशा उल्टा है ना। देखिए, ये दिशा 5 से 3 है तो इसका उल्टा है ना 3 से 5, तो ये हमेशा उल्टा सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक, तो यहां पर देखिए, पहला कार्बन और यहां पर भी पहला कार्बन, तो हमारा नाइट्रोजन बेस पहले कार्बन पर जुड़ गया। ठीक, यहां पर भी पहला तो यहां पर पहले, मतलब पेंटो शर्करा के पहले कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। तो हमने ये जान लिया कि इसका एक कुंडल की लंबाई कितना है, ये जान लिया इसका व्यास कितना है, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी है, इसकी दिशा 5 से 3 है और दूसरे की दिशा 3 से 5 है। हमने यहां पर जान लिया कि पेंटो शर्करा में कार्बन कहां पे है? 5वें कार्बन पर जुड़ा है और लास्ट वाला तीसरे कार्बन पर जुड़ा है, तो दिशा 5 से 3 हो गई। पहला अगर 3 पर जुड़ा है, दूसरा 5 पर जुड़ा है, तो दिशा हो गई 3 से 5। तो हमने ये जान लिया कि इसकी दिशा 3 से 5 और 5 से 3 क्यों है। और हमने ये भी जाना कि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस हमको कहाँ पर जोड़ने हैं, तो जहाँ पर पहला कार्बन है वहाँ पर नाइट्रोजन बेस हम जोड़ देंगे। ठीक, तो बस यहीं पर ये लिखा हुआ है, बस यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसको देख लेंगे, स्ट्रक्चर देख लिया, तो समझ लिया आपका यह सब लिख लिया। देखिए, डीएनए 2 प्रतिसमानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, डीएनए 2 प्रतिसमानांतर
समानांतर मतलब कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक। दो प्रति समानांतर मतलब एंटी पैरेलल। तो डीएनए दो प्रति समानांतर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। देखिए दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक साथ चल रही हैं लेकिन उल्टा दिशा में, ठीक। श्रृंखला होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन की दिशा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में कार्बन की दिशा 5 से 3 दिशा, ठीक, ये लिखा हुआ है, तथा दूसरे की 3 से 5 दिशा होती है, लिख गया हमारा। अब आगे देखते हैं, शर्करा के प्रथम कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। शर्करा के कौन कार्बन से, प्रथम कार्बन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस अर्थात नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं। कार्बन का प्रथम कार्बन, शर्करा का कौन सा कार्बन, प्रथम कार्बन। देखिए दोनों का प्रथम कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। वही हमने यहाँ पर लिखा, शर्करा के प्रथम कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। अब आगे देते हैं, इस कार्बन से प्यूरीन अपने नवे स्थान से, देखिए अगर प्यूरीन है, अगर प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है तो वो नवे स्थान से जुड़ेगा, क्योंकि जो प्यूरीन होता है उसमें 9 परमाणु होते हैं, ठीक, और जो पिरिमिडीन होता है उसमें 6 परमाणु होते हैं, ठीक। तो जो प्यूरीन है, जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अपने नवे स्थान से जुड़ेंगे। मतलब पेंटो शर्करा का जो पहला कार्बन होगा वहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे, लेकिन नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन या पिरिमिडीन, ठीक। अगर प्यूरीन है तो अपने नवे कार्बन से जुड़ेगा, ठीक, और अगर पिरिमिडीन है तो अपने तीसरे कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, तीसरे कार्बन से। और मैंने आपको प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों में अंतर बताया है, इसकी स्ट्रक्चर बताई है कि कहां पर कौन सा कार्बन होता है। तो प्यूरीन है तो नवे स्थान से, मतलब यहाँ पर जो नवा परमाणु होगा वो यहाँ से इससे जुड़ जाएगा शर्करा से। अगर पिरिमिडीन है तो यहाँ पर जो इसका तीसरा कार्बन होगा वो इस पहले कार्बन से, पहले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक, पहले स्थान से जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्यूरीन और पिरिमिडीन जुड़ने का स्थान। प्रत्येक श्रृंखला में शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल ऊर्ध्व अक्ष वेंट्रिकल एक्सिस का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सीधा डंडा जैसे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा जुड़ा है, ये फास्फोरिक अम्ल है, ये क्या है, शर्करा है, ये क्या है, फास्फोरिक अम्ल है, ये क्या है, शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल, शर्करा। तो भैया जो सीधा सीधा ऊर्ध्व माने क्या होता है, सीधा खड़ा, ऊर्ध्व माने क्या होता है, सीधा, वेंट्रिकल एक्सिस, ठीक, ऊर्ध्व माने क्या होता है, सीधा, ठीक। तो वही लिखा हुआ है शर्करा, ये आपकी शर्करा हो गई। फास्फोरिक अम्ल, ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। कैसे जुड़े हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हैं, अर्थात वेंट्रिकल एक्सिस का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, बता ही चुके आपके डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, तथा डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। देख ही रहे हैं हम लोग, जो एक कुंडलन है इसका तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम होगी। डीएनए के एक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए के एक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10। और कौन से, बी डीएनए की बात कर रहे हैं हम, बी डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक। तो बी डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाकी 2 किधर हैं, 2 पीछे हैं, ठीक। तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए के 2 नाइट्रोजन बेसों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब इनके बीच जो नाइट्रोजन बेस अर्थात ये और ये जो दोनों नाइट्रोजन बेस होंगे इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्यों होगी, क्योंकि ये 34 होता है पूरा और एक में 10 होते हैं, तो 34/10 मतलब कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका डीएनए की स्ट्रक्चर, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये डीएनए समझ में आया होगा। आप ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, वो स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आपका पूरा समझ लीजिए, लिख गया, ठीक। तो इसमें साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपने केवल, अभी तक आपने जितना भी जाना होगा तो केवल वाटसन और क्रिक के विषय में जाना होगा, लेकिन वाटसन और क्रिक को यह बताया किसने था कि डीएनए डबल स्ट्रक्चर, जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इन 3 वैज्ञानिकों ने बताया था। उसके बाद वाटसन और क्रिक ने अपना 3D मॉडल प्रस्तुत किया था डीएनए का, और वो कौन सा डीएनए था, बी डीएनए था। अगले जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके डीएनए के सारे प्रकार बताएंगे कि कौन डीएनए का कितने प्रकार के डीएनए होते हैं। तो आज के लिए केवल इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।